हेलो फ्रेंड्स, गुड सभी को मेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो जिस समय देख रहा है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो कल हमने आदि मानव काल भाई डिस्कस किया था। आप सबको जैसे पता है हम कल का टॉपिक लिख देते हैं। जो स्टूडेंट नई वीडियो देख रहे हैं अभी, कल हमने आदि मानव काल डिस्कस किया था, आदि मानव युग, है ना, हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है भाई, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो को आदि मानव युग वाली को देख लीजिएगा जरूर। इसमें बहुत मस्त मस्त वाले, बहुत मलाई मलाई वाला क्रीमी पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भाई, चलिए आज जो हम करने वाले हैं वो ध्यान रखिएगा। आज हम करने वाले हैं ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या संस्कृति। ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण युग या संस्कृति। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इस ताम्र पाषाण युग से, ध्यान रखिएगा। तो भाई जैसा आप सबको पता होगा कि ये जो हमारा ताम्र पाषाण जो एक आपका टॉपिक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा देखने के बाद में। ताम्र पाषाण युग का क्या मतलब है, इसमें देखिए दो शब्द दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दो शब्द को तोड़ लीजिए, ताम्र और पाषाण और युग, तीन शब्दों में। ठीक है, ताम्र का मतलब हो गया तांबा, ध्यान रखिएगा। तो इस समय क्या हुआ, तांबा आने लगा। मैंने कल भी एक पॉइंट डिस्कस किया था तांबा, ठीक है। तो तांबे का उपयोग होने लगा। और पाषाण मतलब पत्थर, कल हमने जो पढ़ा था ना, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, है ना, उच्च पुरा पाषाण काल, ये सब हमने कल डिस्कस किए थे क्लास में। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको कैसे समझोगे कि इस संस्कृति में क्या हुआ या इस समय में क्या हुआ, पत्थर के साथ साथ, पाषाण बोले तो पत्थर, पत्थर और प्लस तांबा का उपयोग, पत्थर और तांबा का उपयोग होने लगा, पत्थर और तांबा का उपयोग होने लगा। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्थर और तांबे का उपयोग होने लगा, और इसीलिए पत्थर के साथ साथ में जब तांबे का उपयोग इस काल में होने लगा, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल इसको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल, क्योंकि पत्थरों के साथ साथ में तांबे का उपयोग भी इस काल में होने लगा। ध्यान रखिएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है भाई, इससे हमें यह पता चलता है कि ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ कि लोग पत्थरों के साथ साथ में तांबे का भी उपयोग करने लगे। डेवलपमेंट हुआ, समझ में आ रहा है, उनका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और ध्यान रखिएगा, आहार और क्या बोलते हैं, आहार और गिलुंद, ध्यान रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट जगह के नाम है, आहार और गिलुंद। अगर हम इसकी बात करते हैं, ताम्र पाषाण युग की बात करते हैं, आहार और गिलुंद, तो ध्यान रखिएगा, आहार को हम क्या कहते हैं, आहार को हम ताम्रावती कहते हैं। ताम्रावती पहले इसका नाम था, आहार का नाम पहले ताम्रावती था। ताम्रवती का क्या मतलब है कि आहार में तांबे की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। ये जो जगह है आहार, यहां पर तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम ताम्रावती पड़ गया। या हम ये कह सकते हैं तांबे वाली जगह। ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह। क्योंकि इस जगह क्या था, हमारा तांबा जो था हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से मिल रहा था। समझ में आ गया। चलिए जी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ध्यान रखिएगा, ये जो दो हमारे हैं, ये जो दो आप देख रहे हो, ये क्या है हमारे, ये हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जगह है। ये जगह कहां है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाली जगह है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें ध्यान रखिएगा कि ताम्र पाषाण युग जो था, पत्थर के साथ साथ में तांबे का उपयोग भी हो जाने की वजह से, या तांबे का उपयोग भी होने की वजह से पत्थरों के साथ साथ में इस काल को क्या कहा गया, ताम्र पाषाण युग कहा गया, जहां पे ताम्र का मतलब तांबा है और पाषाण का मतलब पत्थर है।
और इसी तरीके से क्या हुआ, आहार और गिलुंद जो हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ते हैं, ये दोनों जगह ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। गिलुंद और आहार ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पे क्या होता था, सबसे ज्यादा हमारा तांबा मिला, मतलब तांबे वाली जगह थी। और आहार को क्या कहा गया, आहार को ताम्रावती कहा गया, ध्यान रखिएगा, आहार को क्या कहा गया, ताम्रावती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पश्चिमी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहां से भी क्या हुआ है, हमें तांबा प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, यहां से हमें क्या मिला है भाई, यहां से हमें तांबा मिला है, ध्यान रखिएगा, है ना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और हमारा महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन दोनों जगह से भी हमें क्या मिला है, इन दोनों जगह से भी हमें तांबा मिला है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी भारत में भी हमें तांबा मिला है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी भारत, अब तो वैसे भी भारत नाम हो गया है ना, तो भारत अब सबको रटा होना चाहिए जवान पे, तो भाई ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पश्चिमी या पश्चिमी महाराष्ट्र और पश्चिमी पूर्वी भारत, यहां से हमें क्या मिला है, यहां से हमें तांबे की अधिकतम मात्रा हमें मिली है, ठीक है जी। और आहार संस्कृति, यहां पे क्या है, तांबा मिला है यहां पे, इसीलिए इसको आहार संस्कृति भी बोलते हैं, तांबे की बहुत ज्यादा मात्रा मिली है हमें, तो इसलिए क्या बोलते हैं यहां पे, तांबे, सॉरी क्या नाम है, ताम्रवती या फिर आहार संस्कृति भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, आहार संस्कृति, लिखते जाइएगा भाई, आहार संस्कृति। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आहार के लोग क्या है जी, आहार और गिलुंद के लोग पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे, पक्की ईंटों के मकान, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। कल हमने जब पढ़ा था आदि मानव वाले काल में, लास्ट वाले में, है ना, तो उसमें क्या था, उसमें हमारा कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले थे, है ना, पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले थे। लेकिन इसमें क्या है, हमारा जो आहार के लोग थे, जो गिलुंद के लोग थे, वो पत्थरों के मकानों में रहने लगे, पक्की ईंटों के मकानों में रहने लगे। और ध्यान रखिएगा, गिलुंद से हमें क्या मिला है, गिलुंद से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, गिलुंद से हमें क्या मिला है, पक्की ईंटों के साक्ष्य, क्या मिला है, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं भाई। चलिए जी आगे चलते हैं भाई, अगला तरफ बढ़ते। गिलुंद आहार संस्कृति क्या होता है, मतलब अगर हम देखें और ओवरऑल बात करें तो ये जो दो शब्द हैं, जो दो जगह हैं, ये एक तो आहार और एक गिलुंद, इनको ही इनका केंद्र माना जाता है। ताम्रपाषाण युग का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। क्यों माना जाता है केंद्र, क्योंकि आहार से और गिलुंद नामक स्थान से, जो कहां पड़ते हैं, हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पड़ते हैं, यहां से हमें अधिकतम मात्रा में तांबा प्राप्त हुआ है, इसीलिए क्या है, ताम्रपाषाण युग का केंद्र माने जाते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद में मैंने बताया आपको, पक्की ईंटों के साक्ष्य भी कहां से मिले, हमारे गिलुंद से मिले हैं। चलो जी, और एक जगह और है भाई, बालाथल। बालाथल से हमें क्या मिला है, टेराकोटा। बालाथल से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बालाथल एक जगह का नाम है, बालाथल। बालाथल से क्या मिला है, टेराकोटा। सब लोग जानते होंगे टेराकोटा किसे कहते हैं, टेराकोटा के साक्ष्य मिले हैं। कहां से हमें, टेराकोटा के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा, कहां से, बालाथल से। समझ में आया भैया। चलो, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण का उत्खनन हुआ, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश से हमारा क्या हुआ भाई, मालवा, कायथा और एरण, मालवा,
कायथा, एरण, ये हमें मिले हैं वहां से, इनका उत्खनन हुआ है ना। पश्चिम मध्य प्रदेश से मालवा में कायथा और एरण में क्या हुआ है, यहां पे उत्खनन हुआ। उत्खनन मतलब मैंने जब पहली क्लास में डिस्कस किया था, उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, है ना, समझ में आया भाई, खुदाई करना। और सबसे विस्तृत उत्खनन जो हुआ हमारा पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र, यहां पे पश्चिमी इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा उत्खनन हुए हैं, सबसे ज्यादा उत्खनन, सबसे ज्यादा उत्खनन हुए हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा क्या हुआ है, उत्खनन हुआ है यहां पे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। और क्या मिला है जी, अहमदनगर जिले में जारवे, नेवासा और दायमाबाद, ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक शब्द मैंने कल आपको बताया था, जारवा संस्कृति, कल भी हमने डिस्कस किया था जारवा संस्कृति। तो जारवा संस्कृति के स्रोत कौन कहां से हमें मिलते हैं, तो याद रखिएगा, जारवा संस्कृति के स्रोत हमें कहां से मिलते हैं। जारवा संस्कृति, ध्यान रखिएगा, जारवा या जारवे संस्कृति बोलते हैं इसको, जारवे संस्कृति, जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति के मुख्य उत्खनन क्या है जी, सबसे पहले तो हमारा नेवासा, दायमाबाद, नेवासा, है ना, नेवासा। और क्या है जी हमारा, सोनगांव, चंदोली, पुणे, सोनगांव, पुणे भी है जी, सोनगांव भी है। जब मैपिंग करेंगे सब ध्यान में रखते हुए करेंगे, है ना। और चंदौली, ध्यान रखिएगा, चंदौली। और क्या है जी, इनाम गांव और प्रकाश तथा नासिक, इनाम गांव व प्रकाश व नासिक। यहां पर क्या है जी, यहां पर जारवे संस्कृति है, ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, ये जारवे संस्कृति है। यहां पर बहुत गर्मी है भाई आज, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये सारे जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने आपको ये पुरास्थल लिखवाए, ये सारे क्या है, पुरास्थल है सारे, पुरास्थल। यहां से जब उत्खनन हुआ है ना, उत्खनन से साक्ष्य मिले हैं। यहां पर जारवे संस्कृति है, ध्यान रखना, जारवे संस्कृति से संबंधित है ये सारी जगह, दायमाबाद, नेवासा, पुणे, है ना, और सोनगांव, चंदौली, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, पुणे, माफ कीजिएगा, पुणे, है ना, पुणे। तो ये सारे क्या है, ये सारे जितने भी पुरास्थल मैंने बताए हैं आपको, 8-9 पुरास्थल, ये सारे जारवे संस्कृति से हमारा क्या है, संबंधित हैं। चलिए जी, अब आगे चलिए। इलाहाबाद का एक जिला है विंध्य क्षेत्र, इलाहाबाद का एक जिला है विंध्य क्षेत्र, और ये कहां है, ये हमारा इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। यहां से क्या मिला है जी हमें, यहां से भी तांबे के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं, तांबे के साक्ष्य, इलाहाबाद के विंध्य क्षेत्र से तांबे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत सा। और अगर मैं बात करूं बिहार में, अगर मैं बात करूं सैनुवार, है ना, बिहार में बात क्या करूं मैं, सैनुवार, सोनपुर, मैं यहीं पर लिख देता हूं बिहार,
बिहार में सैनुवार, सोनपुर, है ना, सोनपुर और ताराडीह एवं ताराडीह, ये सारी जगहों के नाम है भाई। ताराडीह में क्या हुआ जी, और खैराडीह और नरहन, खैराडीह और नरहन, ये सारे क्या है भाई, ये सारे बिहार के जगह हैं, बिहार के क्षेत्र हैं। और ध्यान रखिएगा बिहार के क्षेत्र हैं तो क्या है भाई, यहां से हमें तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तांबे के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहां कहां से, सैनुवार, सोनपुर, ताराडीह, खैराडीह और नरहन, ये सारे ही सारे हमारे विंध्यन क्षेत्र, इलाहाबाद का, ये सारे बिहार के, यहां से हमें ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का पता चलता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा। आगे चलते हैं, देखिए और क्या क्या मिला हमें आगे चलने के बाद में। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मैंने आपको बताया था दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दूसरा अगर बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पॉइंट लिखवाए थे ये, है ना, और पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, है ना। तो यहां क्या हमें देखने को मिला, यहां पे जो लोग रहते थे, जो लोग निवास करते थे, ध्यान रखना, जो निवास करते थे यहां पर, जो लोग यहां पर क्या करते थे, निवास करते थे, तो वो जो निवास करते थे वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे भाई। ध्यान रखिएगा पशुपालन, ये तो पहले शुरू हो चुका था, ध्यान मैंने कल आपको बताया था, है ना। तो पशुपालन करते थे और प्लस क्या करते थे, कृषि करते थे, एग्रीकल्चर, है ना, कृषि, नए नए अनाजों को उपजाने लगे। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र में जो लोग निवास करते थे, रहते थे पक्की ईंटों के मकानों में या किसी निवास स्थल पर, वहां पे क्या था, वहां पे लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ध्यान रखिएगा। और क्या है जी, और इसी में मैं अगर आपको बताऊं तो इसी के साथ साथ में और क्या था हमारा, गाय, भेड़, बकरी, सूअर, साफ साफ दिया हुआ है ना, गाय, भेड़, बकरी, बकरी, सूअर, इनका पालन होता था। और भैंस भी रखते थे, ध्यान रखिएगा, भैंस भी रखते थे, भैंस का पालन, ये आया ना, ये पशुपालन, ये वाला पॉइंट है। ध्यान रखिएगा कि जो लोग निवास करते थे पशुपालन तो करते थे, लेकिन किस प्रकार के जानवरों का पालन करते थे, किस प्रकार के जानवरों को पालते थे वो, तो ध्यान रखिएगा गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस जैसे, है ना, जानवरों को वो लोग पालते थे। समझ में आया जी। और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, हिरण का शिकार करते थे, हिरण का शिकार करते थे, हिरण का शिकार, हिरण का शिकार करते थे। बेचारा हिरण तो युगों युगों से अपनी बलि देता आया है। पहले आदि मानव शिकार करते थे, रामायण युग में सीता जी ने हिरण मांग लिया, उसके बाद में कृष्ण जी से राधा जी ने हिरण मांग लिया। तो हिरण तो भैया बड़ा सीधा साधा जानवर है ना,
कोई भी शिकार कर लेता है। हिरण के कारण ही राजा दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई, है ना, हत्या, उनका बाण लगाकर वो मतलब बाण मारकर हत्या कर दी गई। मार तो हिरण को रहे थे लेकिन लग गया, सॉरी दशरथ जी की नहीं, सॉरी श्रवण कुमार की, सॉरी, है ना, दशरथ जी शिकार कर रहे थे जब। तो ये ध्यान रखिएगा, हिरण का लोग क्या करते थे, हिरण का शिकार करते थे। तो ये एक बड़ा एक कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। इसके आगे अगर मैं बात करूं, अपना मार्कर को चेंज करने के बाद में मार्कर हम चेंज करेंगे, ब्लू कलर वाला लेंगे। और गेहूं और चावल उपजाते थे, गेहूं, इसी का ही पॉइंट है भाई, ये ध्यान रखिएगा, इसी में है अभी, गेहूं प्लस चावल। मैंने कल आपको बताया था गेहूं चावल और जौ, गेहूं चावल जौ उपजाते थे, गेहूं प्लस चावल को उपजाते थे, ध्यान रखिएगा। ये क्या था, कृषि, कृषि से संबंधित हमारी क्या थी। और इनके अलावा बाजरे की भी खेती होती थी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजरा, दे दे बाजरे की बोले, क्या बोल, कौन सा गाना है, दे दे बाजरे की बोले, बाजरे की रोटी, भोलेनाथ के साग वहां खा ले बाजरे की रोटी, पता नहीं ऐसे कुछ गाना है, बढ़िया लगता है गाना। बाजरे की खेती, खा ले बाजरे की रोटी भोलेनाथ, बाजरे की खेती भी होती थी। बाजरे की खेती के साथ साथ में भैया मसूर और उड़द की खेती भी होती थी, मसूर और उड़द, ओहो दालों का तड़का लगेगा, उड़द, इनकी भी खेती होती थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में मूंग की भी खेती होती थी, जो आज बड़े चाव से हम लोग खाते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा पहले उसकी खेती होने लगी थी, ठीक है जी। और इनके साथ साथ में ध्यान रखिएगा दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें, दलहनी फसलें भी उगाई जाती थी, दलहनी फसलें भी उगाई जाती थी। और एक और शब्द है, पक्की ईंटों से परिचित थे, पक्की ईंटों से, पक्की ईंट, पक्की ईंटों से भी परिचित थे, ये बात भी ध्यान रखना। मसूर, उड़द, मूंग, दलहनी फसलें, गेहूं, चावल, बाजरा, इनकी तो खेती करते थे। गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस, इनको पालते थे और हिरण का शिकार करते थे, ठीक है जी। और पक्की ईंटों के घरों में रहने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं यहां से भाई, ध्यान रखना। जो बालक नींद में क्लास ले रहा है वो जाग जाओ थोड़ा सा, बड़े इंपॉर्टेंट वो चल रहे हैं हमारे प्रश्न, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे यहां से बनने वाले हैं, ठीक है। परंतु क्या होता था, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, पक्की ईंटों के केस में भी एक यहाँ पर तथ्य है कि पक्की ईंटों, ऐसा नहीं था कि जितने लोग वहां रहते थे तो वो सारे ही लोग पक्की ईंटों के मकान बनाकर रहते थे, नहीं, कुछ ही लोग उनसे परिचित थे, कुछ ही लोगों के घर पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है भाई। चलो जी, और क्या जी, उसके बाद में कांसे की वस्तु भी मिली है, ध्यान रखिएगा, दायमाबाद से, दायमाबाद से क्या मिली है, कांसे की वस्तु, कांसे की वस्तु भी मिली है, ध्यान रखिएगा। कांसा, कांसे की वस्तु, कांसे की वस्तु भी हमें वहीं से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा, कांसे की हमें वस्तु भी वहां से मिली है, ठीक है जी। ये आपके थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बड़े ही, और मतलब बड़े ही प्रश्न यहां से बन सकते हैं, एक एक नंबर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई पशुपालन जो लोग करते थे, कृषि जो लोग करते थे, वो किस जगह पे रहते थे, ये ऑप्शन दे सकता है आपको, है ना। इनमें से ऑप्शन दे देगा क्या लोग पालते थे क्या नहीं पालते थे, दालों के नाम दे देगा, अलग अलग तरीके के फसलों के नाम, है ना, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में क्या है, कब्रें भी पाई गई हैं, ध्यान रखना, कई कब्र भी पाई गई हैं, कई कब्र भी पाई गई, कब्र के साक्ष्य, कल मैंने आपको बताया था कब्र के बारे में। जब किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके साथ में उसका पालतू कुत्ता भी दफना देते थे, है ना, पालतू कुत्ता भी वहां से क्या होता था, दफना देते थे, ठीक है। तो ये बड़ी मतलब उनकी कुछ
प्रथाएं रही होंगी उस समय, तो यहाँ पे कई कब्र के साक्ष्य भी मिले हैं। उसके साथ साथ में बस्ती जो होती थी वो हमारी किला बंद होती थी, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे याद रखिएगा। बस्ती हमारी क्या होती थी, बस्ती यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान रखिएगा, सबकी आंखें यही होनी चाहिए। बस्ती हमारी किला बंद होती थी। किला बंद मतलब चारों तरफ से बंद होती थी, किला बंद होती थी। बस्ती हमारी क्या होती थी, किला बंद होती थी। तो समझ आ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, खाई से घिरी होती थी। और क्या होता था कि हमारी खाई से घिरी हुई होती थी, जो हमारी बस्तियां थी वो खाई से घिरी हुई होती थी, खाई से घिरी। ऐसा कुछ रहा होगा उनका अपनी सिक्योरिटी पर्पस के उससे, है ना, उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि जहां वो लोग निवास करते थे उसके चारों तरफ किला बंद करवाकर, और उस किला बंदी के बाहर क्या चारों तरफ उन्होंने गड्ढे खुदवा देते थे, खाई बना देते थे। तो कुछ सिक्योरिटी पर्पस उनका रहा होगा उस समय जरूर, क्योंकि ये जो साक्ष्य हमें मिला है खाई से घिरी होती थी, ये यही दर्शाता है। ठीक है जी, चलिए अब इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जितने भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस वाले हैं वो ध्यान रखना, यहां से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बन सकते, कल वाले चैप्टर से भी और आज वाले चैप्टर से। इसीलिए मैं फालतू के प्रश्न नहीं करा रहा हूं भैया, जीएस के प्रश्न, इसीलिए मैं, वरना बहुत लंबा लंबा करा सकता हूं। चलिए और देखिए जी, महाराष्ट्र से क्या सबूत मिले हैं। और महाराष्ट्र क्या सबूत मिले हैं जी, महाराष्ट्र में सबूत मिले हैं कि जो मृतक होता था, जो मृतक होता था उसके अस्थियों को, मृतक की अस्थियां को, मृतक की अस्थियां को कलश में भरकर क्या करते थे, फर्श में दफना देते थे। जहां वो लोग रहते थे उसका जो फर्श होता था, फर्श में दबा देते थे या दफना देते थे, फर्श में दफना देते थे या फर्श में गाड़ देते थे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में क्या है जी, महाराष्ट्र में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि जो वहां पर लोग मरते थे, जो लोग, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती थी किसी भी कारणवश, उन लोगों की जो अस्थियां होती थी, उन अस्थियों को क्या करते थे, उन अस्थियों को कलश में भरने के बाद में जहां वो रहते थे वहीं फर्श में दफना देते थे। संभवतः ऐसा उनकी भावनाओं के प्रति कोई बात रही होगी कि वो जहां पे रहते थे वहीं पे उसी के फर्श के नीचे उन अस्थियों के कलश को गाड़ देते थे। ऐसी जरूर उनकी एक भावनात्मक विचार रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। यूपीएससी वाले ध्यान रखिएगा, ये अवश्य है आपके लिए सोचना ऐसा क्यों। तो जरूरी है कि हो सकता है उनका कोई भावात्मक, जो व्यक्ति मरा है उसके साथ में कोई भावनात्मक विचार की विशेषता हो जिसकी वजह से वो वहीं फर्श में ही गाड़ देते थे। तो ये इस तरीके से प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए जी और देखिए, मिट्टी की स्त्री मूर्ति, मैंने कल आपको बताया था, मिट्टी की स्त्री मूर्ति, स्त्री मूर्ति। अब ये मार्कर ले लेते हैं हम दूसरा, ये बंद हो गया है ना। मिट्टी की स्त्री मूर्ति मिली है ना। इससे क्या संभवता होती, इससे क्या मिलता है, जो मिट्टी की मूर्ति मिली है स्त्री की, उससे ये पता चलता है कि ताम्र पाषाण के लोग संभवतः मातृ पूजा करते होंगे, मातृ देवी की पूजा।
मात्र पूजा करते होंगे। ये हमें यहां से पता हो सकता है ना। मात्र देवी की पूजा करते होंगे, इसमें भी उनका एक भावात्मक विचार रहा होगा जरूर। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज हमें देखने को मिलती है कि वहां पर उस समय स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों में को सम्मान मिलता होगा तभी तो इस मूर्ति को पूजा जाता है, वरना जहां स्त्रियों को ही सम्मान नहीं मिलता, जहां लाइव सम्मान नहीं मिलता, वहां कोई मूर्तियों को क्यों पूजेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, मिट्टी की जो स्त्री की मूर्ति मिली है बनी हुई, उससे ये संभवतः ये लगता है कि उस समय के लोग, ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते होंगे और उस समय स्त्रियों का सम्मान भी करते होंगे लोग। इस ऐसी हमें यहां से साक्ष्य जो हमें ऐसा आभास होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहां मिला है जी, ये हमें याद रखना इनाम गांव में मिला है। इनाम गांव में मिला है। इनाम गांव में स्त्री मूर्ति मिली है मिट्टी की बनी हुई, जिससे ये प्रतीत होता है जी। चलिए आगे अब चलते हैं। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं, कोई अंदर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही हम बातों को करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। मैं बिना फालतू में इसमें बातें करता रहूं, आपको बिना फालतू में पागल बनाता रहूं, नहीं जी, वो उससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई मजा नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए इनाम गांव, मिट्टी की स्त्री की मूर्ति, आगे चलेंगे। ठीक है जी, ये आपने उतार लिया होगा। चलिए एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई इसमें कि उस समय के लोग क्या थे जी, वस्त्र बनाने की विधि से परिचित थे। वस्त्र बनाने की विधि से परिचित थे। वस्त्र बनाने की विधि, वस्त्र बनाने की विधि से परिचित थे। ये भी एक था, मतलब वस्त्रों को बनाना जानते थे लोग, है ना। और ध्यान रखिएगा, मालवा के राजस्थान मालवा, यहां से क्या पता चलता है हमें, मिट्टी की वृषभ आकृति, ध्यान रखिएगा, मिट्टी की वृषभ आकृति। जानते हो सब लोग संस्कृत में वृषभ किसे कहते हैं, मिट्टी की वृषभ आकृति, बैल, वृषभ आकृति। ठीक, इसका मतलब लोग उस समय बैल से भी परिचित रहे होंगे, तभी तो आकृति बना, ये आकृति का एक रूप दिया है उसको। ठीक है भाई, चलो जी। और ये जो हमारी बनी है मिट्टी की मूर्ति, ये रूढ़ शैली में बनी है, रूढ़ शैली से बनी है, रूढ़ शैली से बनी है। समझ में आ रहा है। वृषभ का मतलब क्या होता है भाई, मैंने नहीं बताया। वृषभ का मतलब सांड, बैल, मोटा वाला, हट्टा कट्टा वाला सांड। ठीक है, चलो जी, ये है आपका क्या, सांड, वृषभ की आकृति मिली है। और चलिए, और क्या मिला है जी हमें, कायथा के घर में तांबे के 29 कंगन मिले हैं। कायथा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जहां से हमारी उत्खनन हुआ था 3 जगहों से। कायथा से क्या मिले हैं, तांबे के 29 कंगन, तांबे के 29 कंगन। अरे बाप रे बाप, बड़ा अच्छा खजाना मिल गया, है ना। तांबे के 29 कंगन हमें यहां से मिले हैं। ठीक है, और 2 कुल्हाड़ी मिली हैं, प्लस 2 कुल्हाड़ियां, मतलब 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। और 2 कुल्हाड़ियां जो मिली हैं भाई, ये प्रॉपर तरीके से, अच्छी मतलब ढंग से बनी हुई नहीं मिली, तो इनका स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, ये कायथा से हमें क्या मिला, तांबे के 29 कंगन मिले हैं और 2 असाध्य ढंग की क्या मिली है, कुल्हाड़ियां मिली हैं। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं।
ये सबने नोट कर लिया है। आगे हम चलें, है ना, चलिए आगे चलते हैं जी। और क्या मिला है जी, ये तो इंपॉर्टेंट हो गए। सांड मिला जी, 29 कंगन मिले और 2 कुल्हाड़ी मिली, है ना, कायथा से। कायथा ध्यान रखना, नाम याद रखना है आपको, कहां से क्या मिला है, ठीक है। और कायथा से ही क्या मिला है भैया, तीर के नोक मिले हैं। कायथा से ही क्या मिले हैं, तीर के नोक, आगे के जो होते फलक टाइप में जो होती है, तीर के नोक मिले हैं, तीर के नोक मिले हैं। बर्छे के फल मिले हैं, बर्छे, बर्छा देखा है आपने, लंबा सा होता पैना, बर्छे के फल। बर्छे के फल ऐसा नहीं है कि सेब का फल मिल गया, बर्छा अलग एक यंत्र, हथियार, औजार होता था, हथियार होता था, ठीक है। और बस्तियां, सैल्ट मिला है, कंगन मिले हैं, छेदी मिली है, छेनी जो होती है, छेनी मिली है, कंगन मिले हैं, है ना। और ये सब चीजें वहां से प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई है, कायथा से प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। उस समय के जो लोग थे वो क्या थे जी, शिकार थे, शिकार करते थे, शिकारी जीवी थे, शिकारी जीवी लोग थे, मतलब शिकार करते थे। ऐसा नहीं है कि शिकार नहीं करते थे, मॉडर्न बन गए तो शिकार करना छोड़ दिया। तो शिकार जो लोग थे वो शिकारी जीवी हुआ करते थे, ठीक है भाई। चलो जी आगे चलते हैं। यहां से और क्या मिला जी, यहां से हमें रंगीन मृद भांड मिले। कल हमने डिस्कस किया था मृद भांड के बारे में, चित्रित मृद भांड के बारे में, है ना, चित्रित मृद भांड, रंगीन मृद भांड के साक्ष्य भी हमें यहां से मिले हैं। समझ में आया भाई। चलो जी आगे चलते हैं, आगे और क्या मिला है। अब ये जो मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से भी मिलते जुलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी है इन पे, हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी है इन पे, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये सब याद रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मिला है जी हमें वहां से, और हमें क्या मिला है जी, और तो देखिए इतना तो हमें नॉर्मल चीजें, बस ज्यादातर तो हमें यही चीजें मिली हैं अगर देखा जाए तो, है ना। सोने के आभूषण भी हमें मिले अगर देखा जाए तो, सोने के आभूषण, इस सोने के आभूषण, सोने के आभूषण मिले हैं। और ये सोने के आभूषण किस संस्कृति वाले हैं, कौन सी संस्कृति वाले हैं, जारवे संस्कृति वाले हैं भाई। उत्खनन से ये पता चलता है जारवे संस्कृति के हैं। जैसे हड़प्पा संस्कृति के रंगीन मृद भांड मिले जिन पर उनका प्रभाव था, ऐसे ही सोने के आभूषण मिले जिन पर जारवे संस्कृति का प्रभाव था। चलिए जी ये हो गया आपका भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे लुप्त होने लगी, है ना, ये सारी चीजें क्या होने लगी, लुप्त होने लगी। चलिए नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। चलिए और क्या मिला भाई, इन सब के साथ साथ में तांबे, इन सब के साथ साथ में तांबे के औजार भी मिले हैं। सूक्ष्म पाषाण, सूक्ष्म पाषाण, छोटे छोटे पत्थर मिले हैं उस समय के, और तांबे के औजार मिले हैं। तांबे के औजार भी हमें यहां देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इससे ये स्पष्ट होता है या इससे ये संभावना जताई जा सकती है कि उस समय के लोग पत्थरों के हथियार के साथ साथ में, पत्थरों के औजारों के साथ साथ में तांबे के औजार और तांबे के हथियारों का भी प्रयोग कर रहे थे,
है ना, इससे यही होता है, ठीक है जी, जो हमें उत्खनन से प्राप्त हुआ है साक्ष्य उनके बेस पे। और देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है एक लाइन, इस समय के लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, तांबे को पिघलाने की कला, तांबे को पिघलाने की कला भी जानते थे ये। अब ये देखो उस समय के व्यक्ति ने, उस समय के मानव ने कितना बड़ा अपने आप में डेवलपमेंट कर चुका था कि तांबे के औजार भी बनाने लगा, तांबे को पिघलाकर कैसे और यंत्र बनाए जाते हैं, कैसे औजार बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं, ये भी जानने लगा, है ना। तो कितनी अच्छी एक मतलब डेवलपमेंट वाली है कि कितनी जल्दी लोग उस समय का मानव अपने अंदर विकास कर रहा था। ठीक है भाई, चलो जी, और क्या था जी, इस समय के लोग क्या कर रहे थे, इस समय के लोग चाक पर, जो चाक जो होता है, आपने देखो ना, चाक, एक कुम्हार जो घड़ा बनाता है ना, कुल्हड़ जो बनाता है, उसके पास चाक होता है ना, ठीक है। तो चाक जो था भाई, चाक पर क्या था, काले लाल मृदभांड, काले प्लस लाल, या काले और लाल, प्लस का मतलब और है, काले में लाल मृदभांड, काले व लाल मृदभांड, है ना, काले व लाल मृदभांड, ठीक है जी। ये भी कला जानते थे, प्रयोग करते थे, ठीक है। और देखो जी, चित्रित मृदभांड मिले, कल ही मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं आपसे, चित्रित मृदभांड के साक्ष्य भी हमें वहां से देखने को मिले हैं। और जो चित्रित मृदभांड थे वो किस काम में आते थे, वो भोजन संग्रह करने के काम में आते थे, भोजन, या मैं ये कहूं कि रसोई घर के काम में आते थे, रसोई घर से संबंधित। तो अब रसोई घर से संबंधित है जब चित्रित मृदभांड, तो सिंपल सी बात है, वो क्या करते होंगे, उसमें अपना खाना रखते होंगे, भोजन रखते होंगे, भोजन को इकट्ठा करके रखते होंगे भविष्य के लिए। इन्हीं चीजों का प्रयोग हमारा क्या होता होगा, इन्हीं चीजों का प्रयोग हमारा चित्रित मृदभांड के लिए होता होगा, ठीक है जी। चलिए, समझ में आ गया। रसोई घर से संबंधित मैंने एक शब्द में पूरा कर दिया कि भोजन को रखने की व्यवस्था के लिए, है ना, भोजन खाना पीने के लिए, है ना, उसके बाद में भोजन को भविष्य के लिए संग्रह करने के लिए, है ना, सामान और कोई सामान रखने के लिए, है ना, कुछ वस्तुएं रखने के लिए चित्रित मृदभांड का प्रयोग मानव करता था उस समय का, ठीक है जी। और ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, सर्वप्रथम जो प्रायद्वीप भारत है हमारा, मैंने आपको बताया था, जिसको प्रायद्वीप नहीं पता वो मेरी जियोग्राफी की क्लास को देख लीजिए। प्रायद्वीप भारत में गांव बसाए इस संस्कृति के लोगों ने, प्रायद्वीप भारत में गांव को बसाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है जी। और क्या करते थे, दक्षिण और पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत प्लस दक्षिण भारत, यहां पे क्या करते थे, चावल की खेती करते थे, चावल की खेती लोग किया करते थे। तो ये, और क्या था जी, इसके अलावा और क्या, इनके साथ साथ देखो, चावल की खेती करते थे, तो सिंपल सी बात है, चावल ऐसा तो नहीं है कि घर पे चिपकाने के लिए खेती करते होंगे, कट्टे में भरने के लिए, कि नहीं जी हम जब घोर कलयुग आएगा तो तब हम इनका उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं ना। तो याद रखिएगा, इस काल के लोग क्या करते थे, इस समय के लोग चावल की खेती करते थे और मांस मछली खाते थे,
मांस मछली खाते थे। मांस मछली खाते थे, ये ध्यान रखिएगा आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब शिकार करते थे तो मांस भी खाते होंगे। वैसे तो है नहीं कि शिकार कर लिया तो बस उसको मार के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता था। शिकार किया ही मांस मछली के, मतलब मांस को उत्पन्न करने पाने के लिए जाता था, पेट भरने के लिए। तो मांस मछली वहां उस समय के क्या थे, उस समय के लोग खाया करते थे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चलिए, इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद होती थी, मैंने आपको बता दिया, जिसके चारों तरफ क्या होता था, खाई खुदी होती थी, है ना। चलो जी, एक और प्रश्न यहां पर जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई, फिर आगे बताते हैं। इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट आने वाला है। चलिए, इसको रफ कर देते हैं, आगे हम बताते हैं। देखो जी, क्या था जी इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। जो हमारे सबकी संस्कार विधियां होती थी, याद रखिएगा, जो अंतिम संस्कार होता था, महाराष्ट्र में मृतक को क्या करा जाता था, उत्तर दक्षिण दिशा में उसका सिर रखा जाता था। उत्तर दक्षिण दिशा में, कहां पे, महाराष्ट्र में। सबका सिर रखा जाता था, है ना जी। और उधर ही उत्तर दक्षिण में, उधर ही क्या होता था जी, दक्षिण भारत में क्या था जी, दक्षिण भारत में क्या था जी, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण भारत में पूर्व और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं भाई, याद रखिएगा, है ना। और इस समय क्या था, संपूर्ण समाधान, इस काल के लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण समाधान, संपूर्ण समाधान, समाधान का प्रचलन, संपूर्ण समाधान का प्रचलन होता था। और पूर्वी भारत में क्या होता था जी, ये संपूर्ण समाधान कहां पे, पश्चिम में, पश्चिम में संपूर्ण, और पूर्व में क्या होता था, पूर्वी में आंशिक समाधान। आंशिक मतलब शब का कुछ भाग, और संपूर्ण समाधान मतलब पूरा का पूरा सब, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान, ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के लोग सबका सिर हमारा कहां रखते थे जी, उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे। ठीक है, और जो दक्षिण भारत के लोग थे वो पूर्व पश्चिम में रखते थे सबका सिर। पश्चिम जो लोग थे, पश्चिमी जो लोग थे, वो क्या करते थे, संपूर्ण समाधान करते थे, है ना। लेकिन पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में संपूर्ण नहीं, आंशिक समाधान होता था। आंशिक समाधान मतलब कि सबका कुछ भाग, कुछ पार्ट। ठीक है भाई, चलो जी। और जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी, यह संस्कृति क्या थी, पूर्ण ग्रामीण थी। पूर्ण ग्रामीण थी। समझ में आया भाई, यह संस्कृति क्या थी जी, पूर्ण ग्रामीण थी।
और क्या होता था जी, यहां के लोग तांबे में टिन यूज करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम से। तांबा प्लस टिन इज इक्वल टू क्या, कांसा। कांसा है ना, यह नहीं जानते थे, यह नहीं जानते थे। तांबा और टीन में मिला के कांसा कैसे बनाया जाता है, इस विधि को इस समय के लोग, इस काल के लोग नहीं जानते थे। ध्यान रखिएगा, क्या नहीं जानते थे, जो मैंने बताया अभी। तांबा में टिन मिला के कांसा कैसे बनाया जाता है, यह इस काल के लोग नहीं जानते थे। यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक और, लिखने की कला भी नहीं जानते थे। ध्यान रखना, लिखने की कला भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ताम्रपाषाण कालीन के जो लोग थे वो क्या नहीं जानते थे, तांबा प्लस टिन इक्वल टू कांसा, ये विधि नहीं जानते थे और लिखना भी नहीं जानते थे। और वे नगरों, और ना ही वे नगरों में रहते थे। ध्यान रखिएगा, नगरों में भी नहीं रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे, नगरों में नहीं रहते थे। तो ये क्या है, ये हमारा थोड़ा सा क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तांबा प्लस टिन नहीं जानते थे, लिखना नहीं जानते थे, नगरों में नहीं रहते थे, है ना। ये सारी चीजें क्या है हमारी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न बहुत अच्छे बन सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते रहिए, पानी की बॉटल अपने साथ में रखा कीजिए हमेशा, ठीक है, पानी की कमी नहीं होने देनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमको लगता है मार्कर कल नहीं लाने पड़ेंगे भाई, सारे मार्कर बहुत जल्दी से इंक खत्म कर दिए हैं। ठीक है जी, तो भाई ये था हमारा आपका ताम्रपाषाण युग का कुछ भाग। इसके बाद जो हम कल की क्लास में करेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे लौह युग, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, है ना, लौह युग इसको बोलते हैं हम, लौह युग। तो लौह युग आपको पता ही है भाई, यहां पे क्या होगा, लोहे का आविष्कार हो चुका होगा, लोहे का प्रयोग हो चुका होगा। ये है, तो अगर देखोगे आप हिस्ट्री में देखोगे तो एंशियंट जो हमारी हिस्ट्री है, एंशियंट एरा है, उसमें ताम्रपाषाण काल और लौह युग या लौह काल, ये दोनों ही एक ही साथ दिए होते हैं। लेकिन मैं इसको अलग अलग क्लास लूंगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वहां पे लोहे का जिक्र कहीं भी नहीं आया, वहां पे सिर्फ तांबे का क्या नाम है वर्णन किया गया है, वहां पे तांबे के बारे में डिस्कस किया गया है, वहां पे और जो हमारे साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में डिस्कस। तो अगर हम इसकी बात करते तो पूरा ये चैप्टर ही एक तरीके से अलग हो जाता है कि लौह युग कैसे आरंभ हुआ। इसका मतलब साफ है आयरन, है ना, मतलब लोहा, ये ध्यान रखिएगा। तो लोहा है भाई, लोहे का आविष्कार हो गया, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं लोहा पाया गया उत्खनन में। तो लोहे के अब यहां से जो आगे के प्रश्न बनेंगे वो लोहे को लेके बनेंगे, आयरन को लेके बनेंगे। तो याद रखिएगा, कल को जो हम क्लास लेंगे वो लौह युग की लेंगे कि लोहा आज से 1100 ईसा पूर्व कैसे आया, है ना। इस तरीके से लोहे का यूज कहां कहां हुआ, भौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा भाई,
तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा प्रश्न, और इसी के साथ में आज की इस क्लास को ताम्रपाषाण युग जो है हमारा, इसको हम आज ही इसी जगह विराम देते हैं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी यूपीएससी में, आपके दिल्ली पुलिस में, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में, आपके एमटीएस एग्जाम, जहां पे भी जीएस का पोर्शन से यहां से प्रश्न बनते हैं, वहां जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं उस चैप्टर में, वहां हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप सब लोगों को, आपने सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, और मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ में है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है, आपके भविष्य में उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ठीक है भाई, और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर 1 घंटा कम सोओगे तो कुछ नहीं होगा, कल आपका भविष्य बनेगा। इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, जिससे कि हम अपनी यूट्यूब की जो फैमिली है इसको बहुत बड़ी कर सकें। और बहुत बड़ी करने का पर्पस कोई और कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए पर्पस है कि वहां तक हम अपनी सहायता को हम पहुंचा सकें, वहां तक लोगों से जुड़ सकें जहां पे लोग शिक्षा नहीं तरीके से ग्रहण कर पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जहां पे लोगों के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कोचिंग के लिए, वहां तक। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट भी कीजिए, जिससे कि मैं अगली क्लास में उस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।